वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 19 पे। हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो, इसमें हम देखेंगे NGOs, गैर सरकारी संगठन, उनका क्या योगदान है उत्तर प्रदेश में, क्या मुद्दे जुड़े हैं, क्या प्रभाव है हमारे प्रदेश में उनका। छोटा सा हमारा ये टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आंसर राइटिंग करते रहिए, अच्छे से अभ्यास कीजिए। हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो होगा, हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी में समझाया हुआ। इसके अलावा जो लोग भी हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, UPPCS 2023 मुख्य परीक्षा से संबंधित पेड ग्रुप, सिर्फ निबंध लेखन का एक पेड ग्रुप, टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप अब शुरू हो चुका है जिसमें आपको कंप्लीट आंसर राइटिंग 18 टेस्ट दिए जाएंगे और सारी आंसर आपके चेक किए जाएंगे, मॉडल आंसर्स आपको दिए जाएंगे, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और UPPCS 2024 का शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी वाला ग्रुप भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा UPSC 2024 के लिए हमारा CMP कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप प्रोग्राम भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए GS 5 पॉइंट नंबर 19 हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो चलेगा। तो GS 5 का पॉइंट नंबर 19 है ये, उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी संगठनों का योगदान, मुद्दे और उनके प्रभाव, NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम देखेंगे। अब एक NGO क्या है? NGO लोगों, जानवरों, मानवाधिकारों और बहुत सी ऐसी अन्य चीजों के लिए के कल्याण के लिए व्यक्तियों का बनाया हुआ एक समूह है। मतलब जो कल्याणकारी राज्य की बात हम करते हैं, जो नेशनल गवर्नमेंट का एजेंडा है, वही इनका एजेंडा है। वेलफेयर स्टेट की ये बात करते हैं, ठीक है। और ये एक गैर लाभकारी संगठन है जहां पे स्वयंसेवक वॉलंटियर्स होते हैं ज्यादातर, जो काम करते हैं और संगठन के जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में वो मदद करते हैं। गैर सरकारी संगठन जो हैं, ये समाज का एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा है, बहुत मदद करते हैं, ये बहुत सी चीजों में बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होते हैं। अब देखिए, NGO की बात कर रहे हैं तो हम उन संगठनों को संदर्भित कर रहे हैं जो सरकार का हिस्सा नहीं है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन इसे लाभ के लिए व्यवसाय का सम्मेलन नहीं माना जाता है। अधिकांश NGO जो मिलेंगे वो आम नागरिक, नॉर्मल सिटीजन्स बनाएंगे। NGO को फाउंडेशन हो गए, व्यवसाय हो गए, सरकार हो गई, निजी व्यक्ति हो गए, ये इनको फंड्स देते हैं, मतलब वित्त पोषित इनके द्वारा ये किए जाते हैं। अब हमारा संविधान क्या कहता है इनके बारे में? जो कानून है, विनियम है, वो क्या है? सबसे पहले तो अनुच्छेद 43 में आपको मिलेगा इनका जिक्र। इसमें क्या है, इनके जो ये है कि राज्य का लक्ष्य होना चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सहकारी समिति हैं उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। दूसरा है अनुच्छेद 19 का क्लॉज 1 सब क्लॉज C, ये कहता है संघ बनाने का अधिकार, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस। और एक एंट्री है प्रविष्टि 28, कौन सी सूची में? समवर्ती सूची में, जो कॉन्करेंट लिस्ट में, जो बात करती है कि धर्मार्थ संस्थान हो गए, दान, धार्मिक, और जो धर्मार्थ बंदोबस्ती होती है, धार्मिक गीत संस्थान जो होते हैं, वो सब इसमें शामिल है। तो उसी में मतलब ये NGO का भी जो पार्ट आएगा वो उसी के अंडर आएगा। तो ये पूरा आपका हो गया, जो संवैधानिक चीजें दी हुई हैं या जो नियम है या विनियम है, इन सब से रिलेटेड वो हमने यहाँ पे देख लिए, ठीक है। अब ज्यादातर आपने देखा होगा जो एक गैर सरकारी संगठन है, इनकी जो गतिविधियां हैं वो सिर्फ पर्यावरण, मानवाधिकार, सामाजिक या इन सब की वकालत तक सीमित नहीं होती। ये बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत या तो बहुत ऐसा भी हो सकता है, बहुत व्यापक पैमाने पे, ऐसा भी हो सकता है बहुत ही स्थानीय स्तर पे राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के पक्ष में काम करते हैं। पॉलिटिकल और सोशल चेंज ला सकते हैं ये, समुदायों को बेहतर बनाने के लिए, समाज के विकास के लिए, नागरिक भागीदारी के लिए। जिस भागीदारी की बात हम हर पॉइंट में नहीं कर रहे हैं कि अवेयरनेस फैलाइए, बताइए क्यों जरूरी है स्वच्छता, क्यों जरूरी है एजुकेशन, उसके लिए ये काफी अच्छा प्रयास करते हैं। और आपको पता होगा RTI, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन आया था, सूचना का जो अधिकार आया था, वो इन्हीं सबके प्रयासों से आया था। और शुरुआत करते हैं ये आश्रय के अधिकार को बढ़ावा देते हैं, राइट टू शेल्टर, उसका इनमें से आता है।
और ये भी देखा गया है कि जो बहुत से गैर सरकारी संगठन है वो पायलट परियोजनाएं, जो सरकार की पायलट परियोजनाएं हैं उनमें रुचि रखते हैं, नवाचार, प्रदर्शन, इस सबको प्रोत्साहित करते हैं और इन्हीं के माध्यम से अलग अलग जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका कार्यान्वयन, उनका बेटर इम्प्लीमेंटेशन इनकी वजह से हो पाता है। एक चीज इनके बारे में ये बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब देखिए, और एक और है 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर था, यूनाइटेड नेशंस का एक चार्टर था, उसने अपने अनुच्छेद 71 में सबसे पहली बार बात हुई थी गैर सरकारी संगठनों की, उसका उल्लेख किया गया था। जबकि जो गैर सरकारी संगठन थे उनकी कोई निश्चित या फिर कोई फॉर्मल परिभाषा नहीं थी, लेकिन उन्हें आमतौर पर सरकारी प्रभाव से स्वतंत्र, मतलब गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस नहीं है इन पे, गैर लाभकारी संस्थाओं के रूप में परिभाषित किया जाता था। हालांकि भाई सरकारी धन उनको मिल सकता है, फंडिंग हो सकती है उनकी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये वाली एक चीज आप इसमें लिख सकते हैं। अब एक जो गैर सरकारी संगठन है वो एक स्वैच्छिक, मैंने आपको बताया ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो ना तो सरकार का अंग है और ना ही लाभ के लिए पारंपरिक व्यवसाय है। आमतौर पे गैर लाभकारी है और इन्हें नागरिक समाज संगठन, क्या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उसके नाम से भी इनको कभी कभी जाना जाएगा, जो एक मानवीय कारण या पर्यावरण की सुरक्षा जैसे सामाजिक या राजनीतिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए समुदाय, राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय स्तर पूरी मतलब सहयोगात्मक है प्रयास, उसके स्तर पे ये स्थापित किए जाते हैं। एनजीओ जो है, एनजीओ के समाज का विकास, समुदायों में सुधार, नागरिक भागीदारी, इस सबको बढ़ावा देने में इनका बहुत ही अहम भूमिका रहती है, ठीक है। उदाहरण के लिए एक एनजीओ है स्वास्थ्य आपात स्थिति, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, अल्पसंख्यक अधिकारों की वकालत, गरीबों का समर्थन, ऐसे ऐसे जो क्षेत्र में हैं इनकी गतिविधियां आपको काफी देखने को मिलेंगी, ठीक है। कोई आपदा आ गई है उसमें ये अच्छा काम करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो ये गैर सरकारी संगठन है, एनजीओज हैं, इनका योगदान क्या है? देखिए, जीवन स्तर के उन्नयन और गरीबी को कम करने के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने में ये काफी मददगार साबित होते हैं। अब जो मान लीजिए वंचित बच्चे हैं, युवाएं हैं, उन तक पहुंच बढ़ाते हैं, वो सुनिश्चित करते हैं कि वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जिन लेफ्ट आउट बच्चों की हम बात कर रहे हैं, जिन ड्रॉप आउट्स की हम बात कर रहे हैं, हमारे जिन चीजों की हम ये बात कर रहे हैं कि हेल्थ के बेनिफिट्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनका पब्लिक तक पहुंचाना, उनकी सूचना, इसमें ये अच्छा खासा काम करते हैं। देश के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण अनुसंधान और शिक्षा में भी योगदान करते हैं। उत्तर प्रदेश का है एक फेट फाउंडेशन करके, FAT। फेट का मतलब क्या होता है? किस्मत। और ये 7 राज्यों को कवर करता है। खाना बांटने का काम, बच्चों को पढ़ाने का, कपड़े बांटना, ये सारी सामाजिक सेवा का काम ये करते हैं। सोशल वर्कर्स हैं ये। शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत अच्छा योगदान देखने को मिलता है। आप जानते हैं प्रदेश की साक्षरता दर औसत, राष्ट्र औसत से भी कम है। देखिए 67.68 है और राष्ट्र औसत करीब 73% है, उससे ये कम है। तो ये जो है, ये विशेष रूप से आबादी के जो कमजोर वर्ग हैं उनके बीच शिक्षा का संवर्धन करना, उनको जागरूक करना, उसके लिए ये काफी सक्रिय रूप से काम करते हैं। लड़कियों को, बाकी जो वंचित लोग हैं, विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनकी शिक्षा, उनका, ये सब इनका लक्ष्य उद्देश्य रहता है। जो जैसे देखिए सेल्फ रिलायंट इंडिया है एक, वो बहुत अच्छा काम करता है शिक्षा के क्षेत्र में। आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कुछ गैर सरकारी संगठनों का। फिर अंतराल को पाटना, मतलब ब्रिज करना गैप को। किस किस चीज के बीच में गैप है, किस गैप की यहाँ पे बात हो रही है? देखिए, जो सरकार के कार्यक्रम हैं उसमें जो मौजूद अंतराल है उसको भरना, और जो छूट गए हैं वर्ग, लेफ्ट आउट जो सेक्शन है सोसाइटी का, उसको सेवाएं प्रदान करने के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। कोविड-19 के टाइम पे प्रवासी श्रमिकों को गैर सरकारी संगठनों ने ही सहायता प्रदान की थी। लैंगिक मुद्दे हो गए, मानव मुद्दे, श्रम अधिकार, पर्यावरण अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, स्वास्थ्य की देखभाल, कानूनी सहायता, लीगल एड, हर चीज से जुड़ी गतिविधियों की देखभाल ये गैर सरकारी संगठन करते हैं। तो एक तरह से ये जो अंतर है उसको ये पाट रहे हैं, ठीक है। जो सरकारी परियोजनाएं हैं उनके द्वारा अनदेखा किए जाते हैं जो लोग, उन तक ये अपनी पहुंच बनाते हैं। अच्छा, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही उपयोग है और इसमें स्थानीय संसाधनों को जुटाने में काफी हद तक मदद करते हैं। एनजीओ एक आत्मनिर्भर और टिकाऊ समाज के निर्माण में मदद करते हैं। ये एजेंसियां लोगों और सरकार के बीच
मध्यस्थ की भूमिका निभाती हैं। एनजीओ वास्तव में विकास, शिक्षा और व्यवसायीकरण के सूत्रधार हैं। कमर्शलाइजेशन में इनका काफी अच्छा हाथ रहता है। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, ये सामाजिक इनेबलर के तौर पे काम करते हैं, मध्यस्थों के रूप में काम करते हैं। इनके बहुत सारे रोल्स हैं। सामाजिक परिवर्तन लाना, विकास में बहुत बड़ी भूमिका रहती है इनकी। अनिवार्य रूप से लोगों की समान भागीदारी शामिल करना, ये अपने अधिकारियों के लिए लड़ने के लिए लोगों को शिक्षित करने और प्रेरित करने में भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। और इसके अंदर आप एक दो चीजें और लिख सकते हैं, जैसे कि सामाजिक मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, मीडिएटर्स, सोशल मीडिएटर्स। एक पॉइंट ऐड कर लीजिए इसमें, जैसे सोशल डेवलपमेंट लिखेंगे तो सोशल मीडिएटर्स, सामाजिक मध्यस्थ। अब वो कैसे करते हैं काम? वो देखिए, जो भारत के लोग हैं वो बहुत सी मान्यता, विश्वास, रीति रिवाज, अंधविश्वास से भी घिरे हुए हैं। तो ये जो संगठन है ये उत्प्रेरक का काम करेंगे, इनेबलर का काम करेंगे, कैटलिस्ट का काम करेंगे, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएंगे। ये लिख सकते हैं। फिर आपका आता है महिला सशक्तिकरण। आप जानते हैं जो कमजोर वर्ग हैं उनमें से एक महिलाएं मानी जाती हैं, गलत है हालांकि, अधिक से अधिक महिलाएं, लेकिन अभी भी बहुत से चीजें हैं ऐसी जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती और उसमें ही महिलाएं भी आती हैं। तो अपने अधिकारों के लिए काम कर रही हैं, सामाजिक क्षेत्र में खुद को सक्रिय रूप से शामिल कर रही हैं। तो इस तरीके से ये संगठन भी उस सक्रियता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेवा, साथिन, एकलव्य, दिशा, ये सब नाम है कुछ एनजीओ का जो महिलाओं के बारे में हस्तक्षेप करके विकास में अपनी भूमिका के लिए काफी जाने जा रहे हैं। पर्यावरण वाला लिखिए एंगल जरूर, पर्यावरण से संबंधित जागरूकता ये काफी फैलाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, इसके कारण क्या हो रहा है? मानव जीवन खतरे में है। तो ये जो हैं ये काफी योग्य और प्रशंसनीय प्रयास इसमें करते हैं। हजारों स्वैच्छिक संगठन ऐसे हैं जो लोगों और सरकारों को पर्यावरणीय गिरावट और संसाधनों की कमी के खिलाफ जगाने का काम करें। वन शक्ति करके एनजीओ है, बहुत बढ़िया काम करता है वो इससे संबंधित। फिर आपका ये पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन का काम बहुत बढ़िया करते हैं। बांधों का निर्माण, सड़क, राजमार्ग, रेलवे, ये जो परियोजना है इनकी वजह से क्या होता है? कुछ लोग जो है, कुछ वर्ग हैं वो विस्थापित हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी जगहों से। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिना उचित मुआवजे के लोगों के पुनर्वास के लिए ये काफी भूमिका निभाते हैं और इस दिशा में काफी प्रयास करते हैं। मानवाधिकार संरक्षण, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो ऐसा ये इंश्योर करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समलैंगिकों, ट्रांसजेंडर, इन सब लोगों के अधिकारों की बात करना जिनके बारे में लोग नहीं बात करते। हाँ, और इस सब जो नागरिक समाज संगठन है उसके प्रयास के बिना ये नहीं हो सकती ये सारी चीजें। ठीक है, एक पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं और, सोशल मीडिएटर्स कर लिया ना आपने, सामाजिक मध्यस्थ, एक और कर लीजिए, ये दबाव समूह का काम करते हैं। प्रेशर ग्रुप्स पढ़े हैं आप लोगों ने? प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह लिख लीजिए। ये क्या करते हैं? जो राजनीतिक और गैर सरकारी संगठन सरकार की जो नीतियां हैं और कार्य हैं उनके खिलाफ जनता की राय भी कई बार जुटाते हैं, जागरूकता पैदा करते हैं, सार्वजनिक नीति पे दबाव डालते हैं। तो ये भी एक अच्छा काम है जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही जरूरी है। मतलब जो लोकतांत्रिक देश है उसमें एक लोकप्रिय दबाव, पॉपुलर प्रेशर क्रिएट करना इनका एक और बहुत ही जरूरी काम है। एक आप इसमें लिख सकते हैं सहभागी शासन, लिख लीजिए, सहभागी शासन, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी अधिनियम है, बहुत से कानून है, जैसे आपका वन अधिकार अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 वाला जो है, शिक्षा का अधिकार जो है, इन सबको, और आपके जो ये स्कीम्स चलती हैं, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब, इसमें ये बहुत अच्छी भागीदारी करते हैं और इनको लागू करने में काफी मददगार ये साबित होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हैं, तो जो रह गए उनमें आप ये वाले पॉइंट भी लिख सकते हैं। समर्थक का काम करते हैं, इनेबलर के तौर पे ये काफी अच्छा काम करते हैं। अब प्रदेश में जो गैर सरकारी संगठन हैं उनसे संबंधित कुछ मुद्दे होंगे, जरूर कुछ चैलेंजेस होंगे, कुछ परेशानियां होंगी, तो वो परेशानियां आपको देखनी है। पहला आता है आपका वित्तीय समस्या। भाई फाइनेंशियल क्रंच बहुत है, पर्याप्त और निरंतर धन, मतलब कंसिस्टेंट फंड्स की कमी रहती है इनको। जो उपयुक्त दाताएं हैं उन तक पहुंच प्राप्त करना, ये जो चुनौती है इसका एक प्रमुख घटक है। रणनीतिक विफलता, स्ट्रैटेजिक तौर पे ये कई बार फेल हो जाते हैं। एक सुसंगत रणनीतिक योजना जो है
नहीं बना पाते ये, जो उनकी गतिविधि और मिशन को सफलता नहीं प्रदान कर पाती। फिर कुप्रशासन, इसमें इतना ज्यादा प्रभावी शासन और प्रशासन की जो समस्या है वो बहुत ही आम है। और खराब या असंगठित नेटवर्किंग, पुअर नेटवर्किंग, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रयास दोहरा दिए जाते हैं, समय की अक्षमताएं होती हैं, परस्पर विरोधी रणनीतियां होती हैं, और अनुभव के सीखने से जो असमर्थता आती है वो इसका कारण बन जाती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ जितने अधिक गैर सरकारी संगठन एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, उतने ही अधिक प्रभावी हो सकते हैं। सीमित क्षमता, लिमिटेड कैपेसिटी है इनकी, ज्यादा नहीं है, तो क्षमता निर्माण के लिए इनको प्रशिक्षण में निवेश करना बहुत जरूरी है। उसमें कमजोर क्षमता, धन उगाने की क्षमता, शासन, नेतृत्व, तकनीकी क्षेत्रों को प्रभावित करती है। विकास दृष्टिकोण, जो बहुत से एनजीओ होंगे जो स्थानीय स्तर पे लोगों और संसाधनों को सशक्त बनाने के बजाय क्या करेंगे, बुनियादी ढांचे के निर्माण और सेवाओं पे ज्यादा ध्यान देंगे, मतलब हार्डवेयर का जो दृष्टिकोण है इनका, उसका समर्थन करेंगे। तो मतलब विकास के दृष्टिकोण उतने लचीले, टिकाऊ और समुदाय के लिए प्रासंगिक नहीं है जितना वो कर सकते हैं काम। अति विनियमन, अब कई बार रेगुलेशन ज्यादा है इनके ऊपर। राजनेता जो हैं वो वोट बैंक को प्रभावित करने वाले जो ये एनजीओ हैं, इनकी आवाज और काम को रोकने के लिए बहुत सारे नियमों का दुरुपयोग करते हैं, धन निकालने या उनके प्रमाणन को हटाने की भी धमकी देते हैं। तो ये जो अति विनियमन है, ये उनकी दक्षता में एक बाधा डालेगा ही डालेगा। सांस्कृतिक बाधाएं, कल्चरल ऑब्स्टिकल्स आते हैं कुछ, आप जानते हैं यहाँ पे पुरानी परंपरा, संस्कृति, इसको मतलब एनक्रोच कर रहे हैं, इस पे अतिक्रमण कर रहे हैं, ऐसा देखा जाता है इनके बारे में। तो कई बार बड़े पैमाने पे विरोध का कारण ये बन जाता है। जैसे पेटा आप जानते हैं, मतलब एक जनहित याचिका के बाद जो जलीकट्टू है, इस पे प्रतिबंध भी ऐसा उदाहरण है। अब वहां के लोग कभी नहीं कहेंगे आप ये बंद कीजिए, ठीक है। तो ये वाली चीजें भी आपको कई बार देखने को इनसे संबंधित मिलती हैं। और आप लिख सकते हैं इसमें शक्ति की विषमता, इसमें आप लिख लीजिए शक्ति की विषमता। कुछ एनजीओ ऐसे होंगे जो बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषताओं वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी, विदेशी सरकार ये सब जो है फंडिंग देते हैं। और कुछ ऐसे होंगे जो परिचालन फंडिंग भी नहीं कर सकते। तो मतलब पावर डिस्पैरिटीज जो है वो बहुत ज्यादा है। धन की हेराफेरी, लिख लीजिए शक्ति की विषमता, धन की हेराफेरी, फ्रॉड में कई बार ये पकड़े जाते हैं। फिर कई बार नाम मात्र के लिए होते हैं, वास्तव में असल में विकासात्मक कार्य करते हैं, वास्तव में बहुत ही कम, मतलब 1.5% ऐसे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। फिर कुछ लोग पॉलिटिकली काफी एक्टिविज्म दिखाएंगे, राजनीतिक सक्रियता दिखाएंगे। कुछों का एजेंडा ठीक नहीं होगा, रणनीतिक योजना का अभाव हम देख चुके हैं। और हाँ, एक और आप पॉइंट लिखिए इसमें, जो ये बात किसकी हुई कि कर क्या रहे हैं, सामाजिक कार्य। तो सोशल वर्क और वॉलंटियरिज्म की ही कमी है, स्वयं सेवा की कमी देखी जाती है इसमें। कौन चाहेगा पेरेंट्स के बच्चा सोशल वर्क में लगे, कोई कमाने धमाने का काम छोड़ के। तो अनआकर्षक करियर है ये एक तरह से, मतलब जो आज की युवा पीढ़ी जो है उसको ये कमी दिखती है इस क्षेत्र में। ये आप जरूर इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, कानून तो आप देख चुके हैं, वही आएंगे शायद। कुछ संवैधानिक प्रावधान दिए हुए, विदेश अंशदान विनियम जो आपका फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट है 2010 का, सुनिश्चित करता है कि विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले उस घोषित उद्देश्य का पालन करें जिसके लिए ऐसा अंशदान प्राप्त किया गया है, मतलब कहां से फंडिंग आ रही है, किस काम के लिए आ रही है। फिर आपका विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, उसका उद्देश्य भारी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाना और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रख रखाव को बढ़ावा देना है। अब भारत में गैर सरकारी संगठनों के लिए क्या ये आप देख चुके हैं 19, हाँ ये भी हो चुका। और एंट्री 28 कॉन्करेंट लिस्ट की, वो आप देख चुके। अब कुछ नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, इनका प्रभाव और नाम दिए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। एक है नीड इंडिया, NEED, ये उत्तरी भाग में है भारत के, बिहार वगैरह में, उत्तर प्रदेश में। ये महिलाओं और बच्चों के सामाजिक संवर्धन और स्थायी विकास, सूक्ष्म वित्त, स्वास्थ्य देखभाल, ये सब के लिए काम कर रहा है। 1995 से अस्तित्व में है, अच्छा काम कर रहे हैं लोग। फूड फॉर लाइफ वृंदावन, ये 1991 से है। मुफ्त में गरीबों को खाना खिलाते हैं, पेड़ पौधे लगाना, पेपर रिसाइकलिंग करना, और इनके खुद के स्कूल्स भी चलते हैं जिसमें गरीब बेटियों को मुफ्त में शिक्षा व भोजन प्रदान किया जाता है। एक है वात्सल्य। अब
जो वात्सल्य है, ये संगठन के जो मुख्य कार्य हैं, ये उन नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर काम करते हैं, उनका सहयोग करना शामिल है, जो सक्रिय रूप से सामुदायिक स्वास्थ्य और विकास के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने लैंगिक समानता के संवर्धन, ये भ्रूण हत्या, इन सब के विरोध में काफी अच्छा काम करा है। लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, इटावा, जौनपुर, कौशाम्बी में काफी सक्रिय गतिविधियां इनकी देखने को मिल सकती हैं। विद्या एंड चाइल्ड, ये आर्थिक रूप से जो बच्चे कमजोर हैं उनको शिक्षा प्रदान करता है, संपूर्ण विकास पे बल देता है। नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक की जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद भी वो चाहें आगे पढ़ाई करना तो ये एनजीओ उसमें मदद बिल्कुल करता है। सामाजिक बुराइयां जैसे जाति प्रथा, छुआछूत, दहेज प्रथा, लिंग परीक्षण, इस सबको समाप्त करने में नीड फाउंडेशन, अक्षय पात्र सुना होगा आपने, एक गूंज करके है दिल्ली बेस्ड, वो भी काफी अच्छा काम कर रहा है, उनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है। ये वाले भी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं इनके, वो देख सकते हैं आप। मैंने बताया आपको फ्रॉड, वित्तीय धोखाधड़ी, है ना। तो जो रिटर्न नहीं जमा करते, देखो हैं कितने सारे और रिटर्न कितने दे रहे हैं जमा, ये एक चीज गलत है। फिर सीबीआई के अनुसार मौजूदा विधि एनजीओ को वित्तीय लेन देन प्रक्रिया के संबंध में पर्याप्त रूप से पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैंने आपको मनी लॉन्ड्रिंग में भी बताई थी ये चीज कि एनजीओ का बहुत सहारा लिया जाता है 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में दिखाने का। हवाला, बहुत दिक्कत है यहाँ पे उस चीज की भी, ठीक है। अब विदेशी फंडिंग की समस्या। हवाला एक अवैध रूप से धन शोधन करने वाले लोग अवैध धन प्रेषित करने के लिए इन संगठनों को वैध मार्गों का उपयोग करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कई बार रिपोर्ट किया है कि विदेशों से जो वित्त प्राप्त कर रहे हैं एनजीओ, उन पर देश भर में परमाणु और कोयला चालित विद्युत संयंत्रों के विरुद्ध आंदोलन एवं अनुवांशिक संवर्धित जीवों के विरुद्ध आंदोलन को प्रायोजित करने और इस प्रकार पश्चिमी राष्ट्र को विदेश नीति के हितों के लिए उपकरणों के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया जाता है। देखिए मतलब क्या होगा इस बात का। यहाँ पे कोई फॉरेन कंट्री है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट निकाल रही है इस देश में आंदोलन करा के, तो वो इन एनजीओ को फंडिंग देगी और वो कहेगी कि आप ये विरोध कीजिए। वहां पे कोई संयंत्र, कोल बेस्ड पावर प्लांट स्टैब्लिश होना है या कुछ और कोई चीज होनी है, तो उसके खिलाफ मतलब बेमतलब का विरोध करवाने के लिए, एक देश में अशांति फैलाने के लिए बाहर के देश, बाहर के एनजीओ भी ये काम करते हैं। तो विभिन्न एनजीओ पर स्थानीय संगठनों के एक नेटवर्क के माध्यम से कार्य करते हुए जीडीपी की समृद्धि को 2 से 3% तक ऋणात्मक रूप से प्रभावित करने का भी आरोप लगाया जाता है। ग्रीन पीस इंडिया करके सुना होगा आपने संगठन, इस पे आरोप लगता है कि जो भारत के मेजर कोल ब्लॉक्स हैं, कोयला ब्लॉक हैं और कोयला संचालित विद्युत संयंत्र स्थल हैं, उन पे कोल नेटवर्क अम्ब्रेला के अंतर्गत ये विरोध आंदोलन चलाते हैं। उसके लिए विदेशी वित्तीय का उपयोग करते हैं, जिससे खनन गतिविधियां बंद हो जाएं और ये सब चीजें मतलब डिस्टर्ब करते हैं ये चलती हुई व्यवस्था। गैर सरकारी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन वर्तमान में बहुत सी चुनौतियों का ये सामना कर रहे हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से ये एक है, ये पहचान करना कि एक संगठन के सामने कौन सी चुनौतियां हैं और फिर सुधार किया जाए, पहचान की जाए और फिर सुधार करके एक योजनाबद्ध तरीके से इनका कार्यान्वयन किया जाए। ये चीज आप डेफिनेटली लिख सकते हैं, ठीक है। मोर देन सफिशिएंट है इतनी चीजें, बस आंसर लिखिए आप खुद से बंद करके, सारे पॉइंट्स एक बार रिवाइज करके, ठीक है। चलिए, अब जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नंबर्स देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं मिलती हूँ आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।